दर्शकों नमस्कार, डेस न्यूज में आपका स्वागत है। मंदसौर नगर और अंचल में दो तरह के वातावरण चल रहे हैं। एक तरफ शुभ दीपावली के पर्व की पंच पर्वों की श्रृंखला और दूसरी तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी विधानसभा चुनाव। लगभग समानांतर रूप से दोनों ही इन बड़े प्रयोजनों का वातावरण इस पूरे नगर और अंचल में बना हुआ है। दीपावली का पर्व मंदसौर नगर वासियों ने, जिले वासियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के आयोजन चल रहे हैं। भाई दूज का भी पर्व अगले दिन यानी बुधवार मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दौरान चुनावी गतिविधियां भी लगातार चल रही है। दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। दीपावली मिलन के साथ साथ चुनावी मिलन का भी सिलसिला चल रहा है। इसी सारे परिदृश्य में डेस न्यूज़ ने चुनाव को मद्देनजर रखकर एक खास चर्चा की है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री यशपाल सिंह सिसोदिया से। विभिन्न मुद्दों पर उनसे जो यह चर्चा की गई है, यह हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, विधानसभा चुनाव की इस प्रक्रिया में आज हम एक खास चर्चा करने आए हैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और इस क्षेत्र से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे मौजूदा विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी से। यशपाल जी, आपका हम डेस न्यूज़ में स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। लगातार चौथा चुनाव आप विधानसभा का लड़ रहे हैं। क्या चल रहा है आपके मन में? मेरे मन में चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मैं ऋणी हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार। चौथा चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। दो मेरे फादर लड़ चुके हैं, ठाकुर किशोर सिंह जी मेरे पूज्य पिताश्री जी, एक मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी लड़ चुके हैं। मेरे परिवार में विधायिका का चुनाव हम लगातार जनसंघ के ज़माने से अब तक 4 और 3 7 मरतबा हम मैदान में हैं। 3 बार मैं लगातार चुनाव जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता हूँ जो जिला मुख्यालय से हैट्रिक बना चुका हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अब तक के तमाम चुनाव में कंटिन्यू 3 बार कोई नहीं जीता, मैं कंटिन्यू 3 जीत चुका हूँ। चौथा चुनाव मैदान में हूँ और जब मैदान में हूँ तो जनता का जो मैं भाव देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की जो मैं मेहनत देख रहा हूँ, संगठन की जो मैं संरचना देख रहा हूँ, इससे मुझे लग रहा है कि जनता विकास चाहती है, विश्वास चाहती है, जनप्रतिनिधि की अच्छाई और सच्चाई को भी देखना चाहती है। उसी के आधार पर निरंतर मुझे टिकट भी मिल रहा है और मुझे विजय श्री का आशीर्वाद भी मिल रहा है। इस चुनाव में विजय जी, मैं देख रहा हूँ कि लोगों का भाव और लोगों का मन इस बात की ओर है कि हाँ, जब जाओ तब आसानी से विधायक उपलब्ध होता है, मोबाइल उठाता है, जो काम करने सरीके होते हैं काम करने के लिए हाँ करता है, जो काम नहीं किए जा सकते उनके लिए ना करता है। तो ये मेरी एक जो मेरे प्रति जो ट्रेंड बन गया है, मेरे प्रति जो एक मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का एक नेचर बन गया है। मुझे लगता है कि मेरी कार्य व्यवस्था उनको अपील कर रही है, चाहे वो अच्छे में हो, चाहे वो कमियों में हो, चाहे बुराइयों में है। मैं उनका और वो मेरे बन करके रह गए हैं। बिल्कुल। यशपाल जी, चूंकि लगातार जब सत्ता में कोई पार्टी रहती है तो एक स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के मन में असंतोष रहता है, क्योंकि सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कोई सरकार से नाराज़गी लोगों को है तो उसका प्रभाव प्रदेश या अपने विधानसभा क्षेत्र पर भी पड़ सकता है? एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं। देखिए प्रसाद जी, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो अभी हालिया नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, जनपद के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, इसी 1.5 साल पहले मंदसौर में कभी भी हम 29 सीटें नहीं जीते हैं 40 में से। हमने नारा दिया था अब के बार 30 बार, कांग्रेस तो 8 पे अटक गई। काहे का एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, विकास के मामले में अगर आप जमीन पर काम करोगे, जनता को अपने जनप्रतिनिधि की सरलता और सुलभता होगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी कैसा ये शब्द है। हम किस वर्ग के लिए काम नहीं कर रहे हैं? छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, अधोसंरचना विकास के लिए काम कर रहे हैं। तमाम जो सुविधाएं जनता चाहती है। ये ब्रजेश जी, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में समस्याएं निरंतर बनी रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। जिस दिन समस्याएं समाप्त हो जाएगी उस दिन जनप्रतिनिधियों का काम ही नहीं रहेगा। आबादियां बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ता है, नई नई बातें सामने आती चली जाती है। सिंगल रोड 3 मीटर की होती थी, अब 5.5 मीटर की बात करने लगे। 5.5 मीटर की हो जाएगी तो 2 लेन की बात करेंगे, 2 लेन हो जाएगी तो 4 लेन की बात करेंगे, 4 लेन होगी तो 6 लेन की बात करेंगे। अनंत प्रकार की व्यवस्थाएं का पल पल पर, पग पग पर
शासन को और जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ संवाद के साथ करना पड़ता रहता है। देखिए, ये चीज़ मैं देखता हूँ कि चुनाव के दरमियान, चुनाव के दौर में कुछ लोग 5 साल तक उन बातों को लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास आने में कतराते हैं, समस्या नहीं बताते हैं और फिर बैनर लेकर के खड़े हो जाते हैं। चुनाव में बहिष्कार का नारा देने लगते हैं। आप आओ तो सही, आप आओगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, प्लान करते हैं। अगर 90 काम हमने कर दिए हैं और 10 काम लंबित है, तो हम तो इस बात का दावा भी करते हैं कि 10 काम भी हम ही पूरा करेंगे। एक खास परिस्थिति कई बार प्रदेश में ये रहती है कि चुनाव के दौरान कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी आते हैं। अब चूँकि आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र के विकास की एक-एक चरण से आप वाकिफ़ हैं और इसके पहले 5 साल आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आपके पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप हमें वो बात बताइए जो एक आपके मन में अभी भी कुछ करने की है, कुछ कसक है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में थी जिनके लिए मैंने बहुत ज़ोर लगाया है और वो ज़मीन पर उतर नहीं पाए। कई कारण होते हैं, उसके कारण जी। मैं गंभीरता में नहीं जाऊँगा। जी। लेकिन जैसे अब मंदसौर शहर को दरकार है एमआईटी कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय के पीछे एक ओवरब्रिज का। जी। क्योंकि मंदसौर जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, सारे स्कूल्स, सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब इस चौराहे पर है जिसको एमआईटी चौराहा बोलते हैं। मेरी कल्पना थी कि मैं इसके ऊपर एक ओवरब्रिज बना दूँ जिसकी लागत करीब 60 करोड़ रुपए आ रही है। वो मेरे मैपिंग में था, विधानसभा में प्रश्न में याचिका भी मैंने लगाई थी तो उसका मेरे को प्रत्युत्तर भी मिला है। लेकिन मेरे दिल में था कि इसको बना दूंगा, इसको बनना चाहिए। मंदसौर शहर में ब्रजेश जी सारे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज में बना चुका हूँ। संजीत नाके का भी अनंतिम जो काम चल रहा था वो भी 2 दिन पहले समाप्त हो गया और चालू हो गया है। ये एक इतनी बड़ी समस्या है एमआईटी कॉलेज पर कि वहाँ पर इसका बनना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, लोटस वैली स्कूल वहाँ पर है, एमआईटी कॉलेज वहाँ पर है, रेवास देवड़ा रोड वहाँ पर है, दशपुर विद्यालय वहाँ पर है, केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर है, दिल्ली पब्लिक स्कूल वहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है और वो स्पॉट है, वो ब्लैक स्पॉट है, दुर्घटना होती। तो मेरे दिमाग में एक तो उसका बहुत दिनों से चल रहा था, वो हो नहीं पाया क्योंकि बजट का अभाव रहता है। दूसरा, जो नक्षत्र मैरिज गार्डन है, कलेक्ट्रेट रोड, लाडली लक्ष्मी पथ, इसके ऊपर नवीन कलेक्ट्रेट नया न्याय परिसर, न्याय भवन, जिसमें वकीलों के चैम्बर होंगे, करीब 50 से 58 करोड़ रुपए की कार्य योजना है। उसके लिए जमीन भी आरक्षित कर ली गई है, वो पाइप में है, हाई कोर्ट में गया हुआ है रजिस्ट्रार के पास उसके नक्शे को फाइनल करने के लिए। बजट की कोई कमी नहीं है, बजट आएगा तो काम होगा। तीसरा, इंडोर स्टेडियम। पिछले दिनों जब 6 महीने पहले, 3 महीने पहले यशोधरा जी का मुझे चिट्ठी आई, माननीय मंत्री महोदया की, सिंधिया जी की, उन्होंने मुझसे अपेक्षा करी कि हम आपके मंदसौर में एक इंडोर स्टेडियम देना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये स्वीकृत हो जाएगा, लेकिन इस बीच आचार संहिता लग गई। जमीन हमारे पास उपलब्ध है, हॉकी का जो स्टोर टर्फ विकेट है करीब 7 करोड़ रुपए की लागत का है, मेडिकल कॉलेज भी पास में आ रहा है। तो ये जो इंडोर स्टेडियम है, ये बच्चों के लिए, खेल मैदान के लिए भविष्य में बहुत काम आएगा। तीसरा, सावाखेड़ा से लेकर के और एक रिंग रोड हम प्रस्तावित कर रहे हैं जिसकी मैपिंग हो गई है। 2 ब्रिज बनेंगे, एक रेलवे ओवर ब्रिज जिसको आरओबी बोलते हैं, और एक बनेगा शिवना नदी पर ओवरब्रिज जो चांगली के पास में शिवना पर बनेगा। ये 14 किलोमीटर का एक रिंग रोड मेरी कल्पना में था, जिसको लेकर के मैंने टीएनसीपी के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 3-3 बार विजिट करा दिया। ये रिंग रोड मंदसौर शहर की नई अवधारणा सुनिश्चित करेगा, नया शहर फैलेगा, नया शहर विकसित होगा जिसमें साबाखड़ा, ढिकोला, जग्गाखेड़ी, फंटा, ये सब बन करके क्लबिंग होगा। मंदसौर का विस्तारीकरण इस रिंग रोड के कारण से होगा। और ये रिंग रोड इसलिए भी जरूरी है ब्रजेश जी कि जब 8 लाइन सड़क बन गई है तो 8 लाइन सड़क का जो जंक्शन पॉइंट दिया चढ़ई का, जहां से वाहन चढ़ेंगे, वो है लदुना के पास में। हमारे मंदसौर शहर के मध्य में जो मंडी वाला रोड गया है, सारा ट्रैफिक 8 लाइन पर जाने वाले का ये नहीं झेल पाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ से लोग आएंगे, पिपलिया मंडी से आएंगे, मल्हारगढ़ से आएंगे, सबको दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैंने एक रिंग रोड प्रस्तावित कर रखा है, 150 करोड़ रुपए की लागत उसमें आएगी। चौथा, मेरा एक ड्रीम है, सपना है कि जिस प्रकार से गांधी सागर के पानी को कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के मामले में चरणबद्ध तरीके से, चूंकि गरुड़ भानपुरा पास में पड़ता है, तो पहले गरुड़ भानपुरा विधानसभा को फायदा मिल गया, फिर सुवांसरा सीतामऊ को फायदा मिल गया, फिर संजीत के कारण से पानी का अनंतिम छोर रहता चंबल का, तो मल्हारगढ़ विधानसभा को फायदा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिपलिया मंडी में इस बात की घोषणा करवाई कि 118 गांव मेरी विधानसभा क्षेत्र के वंचित है, कृपा करके इसको भी चंबल का पानी सिंचाई के लिए मिले। हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में चंबल का पानी आ गया है,
13 गांव मेरे लाभान्वित हो गए, जिसमें आक्या फत्तू है, दमदम है, हांसली है, पानपुर है, अरनिया निजामुद्दीन है, छाजू खेड़ा है, रसुलपुर है, धाकड़ खेड़ी है। ये सारे गांव मेरी एक पट्टी के हैं, करीब 13 गांव। ये 13 गांव उसमें शुमार हो गए हैं और उसका भी काम वर्कआउट शुरू हो गया। कायमपुर उद्वन सिंचाई योजना से लिंकअप होगा। ऐसे कुछ काम है जो किए जाने आवश्यक है। मंदसौर शहर से जुड़ी हुई कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की दरकार लोग महसूस करते हैं। विशेषकर यहाँ पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं। कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति में लोग अपने वाहन तो ठीक पैदल चलने में भी मुश्किल उन्हें आती है। निराश्रित मवेशियों का भी मसला है। तो ये जो रोज़मर्रा की जो लोगों की समस्याएं हैं, तो इन इन व्यवस्थाओं में हम सुधार की दिशा में क्या करेंगे? 2 चीज़ें मैं महसूस करता हूँ बजीत जी, लोगों को भी समझना पड़ेगा, व्यापारी व्यवसायियों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जी। अगर जीवागंज की सब्जी मंडी गली से निकल कर के मुख्य मार्ग पर आ जाएगी, तो नरसिंहपुरा का रोड तो सकड़ा हो जाएगा। जी। कुछ लोगों को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ बैठें, कैसे बैठें, किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय करें। नयापुरा का हमारे जो नई आबादी का जो पुराना कृषि उपज मंडी है, सम्राट बाजार है, काला खेत है, इसमें मेरा अपना दृष्टिकोण है कि कुछ व्यवसायियों को भी एक निर्णय करना पड़ेगा कि मेरी खुद की गाड़ी जो व्यापारी है वो ऐसे स्थान पर खड़ी करे जहाँ पर पार्किंग का स्थान है। जैसे काला खेत की गली नंबर 1, 2 और 3, यहाँ के व्यापारी अगर ठान ले कि हमारी गाड़ी हम काला खेत में खड़ी करेंगे, पार्किंग का जो जोन है वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ग्राहक भी वहाँ पर खड़ी करेंगे। और दूसरा, थोड़ा सा व्यापारी अपने यहाँ का जो दुकान का सामान होता है, दुकान के बोर्ड होते हैं, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में सड़क के छोर पर खड़े कर देते थे, जो फुटपाथ जो चलने का होता है। मुझे लगता है कि इस पर कुछ लोगों को हमको भी सीख देना चाहिए और समझाइश देना चाहिए। एक कतारबद्ध हम मोटरसाइकिल अगर खड़ी कर देंगे, एक कतारबद्ध, तो ट्रैफिक स्मूथली चलेगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और ये नगर पालिका और यातायात पुलिस प्रशासन का मामला है। दोनों को कोऑर्डिनेशन करके जनता को मोटिवेट करके इसको आपको याद होगा, एक आ रही थे गजानन शर्मा, उन्होंने सदर बाजार में 3 दिन लेफ्ट में और 3 दिन राइट में मोटरसाइकिलों को चरणबद्ध खड़ी करने का निर्णय किया था। उससे इतना अच्छा इम्पैक्ट गया था कि आसानी से गाड़ियां निकल रही थी। अभी सदर बाजार पे गाड़ियां निकल नहीं पाती क्योंकि बेतरतीब वाहन खड़े हो जाते हैं। आप वाहन खड़े करो, लेकिन खड़े करो तो लाइनबद्ध करो, चरणबद्ध करो। एक मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल, दूसरी मोटर तीसरी, ऐसे लाइन से जमना चाहिए। कुछ गलतियां होती है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। यशपाल जी, आपकी मांग पर मुख्यमंत्री जी ने मेघदूत नगर में एक वातानुकूलित ऑडिटोरियम स्वीकृत किया था और उसका काम शुरू भी हुआ, बना भी है, लेकिन वो अभी भी गतिरोध है, बनकर तैयार नहीं। देखिए, वो इसलिए नहीं हो पाया कि जितना पैसा शासन से अपेक्षित था वो मिल गया था, कुछ फंड नगर पालिका को मिलाना था। इस बीच कतिपय लोग तेलिया तालाब की सीमा रेखा को लेकर के एनजीटी में गए और एनजीटी में जाने के कारण से वो मामला रुक गया, अवरुद्ध हो गया, अटक गया। निश्चित रूप से वातानुकूलित मेघदूत नगर का ऑडिटोरियम बनना चाहिए। मैंने तो सैंक्शन कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बाबूलाल जी को, से मेरी मांग पे होती है। अब वो एनजीटी का निर्णय का तो पालन सबको करना ही पड़ता है। बिल्कुल। हाल ही में तेलिया तालाब को लेकर भी एक निर्णय हुआ है, इस परिप्रेक्ष्य में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तेलिया तालाब का मामला जिन लोगों ने आपत्ति करी उनके कारण से उलझा है। तेलिया तालाब का कोई स्वरूप नहीं घटा है। 2019 की बाढ़ ले लो या उसके पहले की व्यवस्था ले लो, ये कपोल कल्पित बातें कि तेलिया टैंक छोटा हो गया, तेलिया टैंक छोटा हो गया। तेलिया टैंक किसका छोटा हो गया? अगर किसानों की जमीन है तो किसानों ने तो कभी आपत्ति नहीं करी। किसान अपनी खुद की जमीन को थोड़ी छोटा कर देगा क्या? दूसरा, शासन की जितनी निर्धारित जमीन है इस पूरे कलेक्टेड परिसर से लेकर के तेलिया टैंक, वो आज भी सुरक्षित है। तो ये जिस प्रकार से एक वातावरण खड़ा किया, उसको मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से इसको उठाने की कोशिश करी आलोचनात्मक टीम, उसके कारण से नुकसान कितना हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, एनजीटी में जाना पड़ा, नए नए नक्शे लोगों ने देना शुरू कर दिया। जैसा चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, और अगर अतिक्रमण होता तो ब्रजेश जी, जिला प्रशासन ने, हाई कोर्ट ने, एनजीटी ने जब डायरेक्शन दी है, एक एक बार नहीं, इसकी 6-6, 7-7 बार मैपिंग हो गई है। तो मैपिंग में अगर किसी का अतिक्रमण निकला हो तो बतावे तो सही कि सरकारी जमीन पे ये इतना व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया, माफियाओं ने। अब रही बात मास्टर प्लान की, तो मास्टर प्लान में जो हमने तय किया था, कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, मैं खुद उसका मेंबर हूँ, हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया था। लेकिन अभी जो मास्टर प्लान में रोड्स वगैरह को लेकर के जो मेजर रोड को लेकर के जो आया है, 30 दिन का उसमें अभी आपत्ति करने का अवसर भी है। मैं तो कहूँगा कि अगर जिसको भी अगर आपत्ति हो कि ये मास्टर प्लान 2004 के मास्टर प्लान से बहुत डिफरेंटेड हो रहा है और इसके कारण से लोगों को दिक्कत आ सकती है, आपत्ति रेज करे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम सरकार से बात करेंगे और इसमें किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो, ऐसा हम कोशिश करेंगे। शिवना पर कुछ कहेंगे आप? शिमला का काम चल रहा है।
देखिए, शिवना का काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। शिवना का शुद्धिकरण का संकल्प लेने की बात करने वालों से मैं पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी सरकार के 15 महीनों में आपको ये वैराग्य क्यों उत्पन्न नहीं हुआ है? आपने क्यों नहीं एक भी चिट्ठी लिखी कि कमलनाथ जी, हमारे शिवना मेली हो रही है, आप कृपा करके इसमें कुछ दीजिए। बजट तो हम लेकर के आए। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डग की अनुशंसा से, माननीय सांसद जी के प्रयासों से, भारत की सरकार का नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मंदसौर को 28 करोड़ रुपए मिले हैं ब्रिजेश जी। और हमारा कहना है कि संकल्प लेने से काम नहीं चलेगा। और जो संकल्प लेने की बातें लोग कर रहे हैं, हम तो उनसे प्रश्न पूछेंगे। शिवना का शुद्धिकरण हम 15 साल से कर रहे हैं। हमने गेतियां उठाई, हमने पावड़े चलाए, हमने जलकुंभी हटाई, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, प्रशासन शासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। आज आप चुनाव के दौरान में संकल्प ले रहे हो, आपने तो एक तगारी नहीं उठाई कभी आकर के। कहाँ चले गए थे आप 15 साल से? बाल्यकाल तो नहीं था आपका, आप तो मेच्योर्ड थे, आप तो बालिक थे। एक दिन भी अगर आ जाते, अगर ऐसा दर्द और ऐसा तकलीफ आपको आज नजर आ रही, वो भी चुनाव के दौरान, वो भी टिकट मिल गया। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो शायद शिवना शुद्धिकरण की संकल्पना की बात आप करते ही नहीं, आपकी जुबान से आते ही नहीं। ये हाथी के दांत है ब्रजेश जी, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। पशुपतिनाथ लोक के पहले चरण का काम तो शुरू हो गया है, इसके कितने चरण और होंगे और क्या स्वरूप रहेगा? ब्रजेश जी, मैंने कहा है, कलेक्टर को भी हमने बैठकों में कहा है, मैंने शासन से भी बात करी, मेरे अधिकारियों से भी बात करी है, एमपी टूरिज्म के अधिकारियों से बात करी। मैंने कहा टूटे ज़्यादा नहीं, न्यूनतम टूट करके अधिकतम नई लैंड पर हम हमारा लोक परिसर बनावे। और लोक परिसर ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम आदमी 1-1.5 घंटा उस परिसर में घूमे। दर्शन 5 मिनट में होते हैं ब्रजेश जी, 10 मिनट में होते हैं, और वो कर करके आदमी फ्री होकर के कहाँ जाएगा? और मैं तो कह रहा हूँ कि लोक परिसर का 25 करोड़ का पैकेज आया है। मैं तो कल्पना करता हूँ कि 100 करोड़ तक भी जाएगा। तो इसका संघर्ष हम जारी रखेंगे, और जो रिक्त जमीनें पड़ी हुई है, उन रिक्त जमीनों पर हम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि लोक परिसर के कारण से उज्जैन में जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या बढ़ी ब्रजेश जी, 10-10 लाख लोग आए हैं। और अगर मेरे मंदसौर शहर में 1 लाख लोग भी अगर आते हैं तो रोजगार बढ़ता है। ऑटो रिक्शा वालों को लाभ मिलेगा, रेस्टोरेंट वाले को लाभ मिलेगा, पान की दुकान, फल की दुकान, फूल की दुकान, नारियल की दुकान, अगरबत्ती की दुकान, ये सब घूमेंगे फिरेंगे तो आखिर मंदसौर शहर का रोजगार तो बढ़ेगा। शहर की अवैध कॉलोनियों को लेकर क्या आपके दिमाग में कल्पना है? कैसे अभी भी जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें कैसे मदद मिलेगी? देखिए, लगभग 65-70 अवैध कॉलोनियाँ थी ब्रजेश जी, 35-40 कॉलोनियों का मैपिंग हो गया है। और उसमें निर्धारित शुल्क शासन ने जो अपेक्षित किया वो जनता को देना है, उस कॉलोनी में निवासरत लोगों को देना। क्योंकि आपको अगर उसमें 5 रुपये स्क्वायर फीट या 20 रुपये स्क्वायर फीट या 15 रुपये स्क्वायर फीट जो राशि आएगी डेवलपमेंट की, वो तो देना ही पड़ेगी। सरकार ने अवैध से निकाल करके वैधता का पाइप में आपको डाल दिया है, लेकिन सरकार अपेक्षा करेगी कि इसमें सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगी, इसमें नालियाँ बनेगी, आगे भी नाली बनेगी, पीछे भी नाली बनेगी, तो पैसा कौन देगा? जो लोग पिछले 40 सालों से अवैध कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, उनको रेगुलर करने का ये हमारा बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय है। मध्य प्रदेश में 6000 से अधिक कॉलोनियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैध किया है। अब बारी है जनता की और नगर पालिका की ठीक ढंग से मैपिंग करे, और जिसकी जो अपेक्षित राशि है वो राशि देने का काम करें। यशपाल जी, मैं पिछले लगभग 30 सालों का एक परिदृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि 20 सालों की तो आपकी इस पार्टी की सरकार है, 15 साल की आपकी विधायकी है और 10 साल इसमें हम कांग्रेस की भी सरकार को शामिल करते हैं। इन 30 सालों में मंदसौर नगर के औद्योगिक विकास को लेकर दोनों सरकारों की उदासीनता लोगों ने महसूस करी है। पहले कहा गया कि चूंकि यहाँ पर कन्वेंस नहीं है, ब्रॉडगेज नहीं था, पानी की कमी थी, बिजली 24 घंटे नहीं थी, तो जब ये सारी सुविधाएं हो गई हैं, फिर भी हमारे इस क्षेत्र को उद्योग विहीन क्षेत्र कहा जाता है। तो इस दिशा में आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो जी, शासन लैंड देने का काम करता है जी, सब्सिडी देने का काम करता है, लाइट पानी देने का काम करता है, सड़क देने का काम करता है। एक जमाने में स्टील नगर हुआ करता था, धीरे धीरे बंद हो गई। बंद होने का कारण सरकार नहीं होती है, बंद होने का कारण मैनेजमेंट होता है। अगर खपत कम हो गई है, डिमांड नहीं है, तो जो हाल उज्जैन के हुए हैं, जो हाल रतलाम के हुए हैं, वो हाल भी मंदसौर के हुए हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जग्गाखेड़ी में भी इंडस्ट्रीज चल रही है, और नया पुराना जो औद्योगिक क्षेत्र था, अभी तो मैं 13 करोड़ रुपए की राशि लाया हूँ सड़क को लेकर के। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने सुधारा है, 95 करोड़ रुपए अभी जग्गाखेड़ी के लिए सैंक्शन करा के लाया हूँ। हमारा कहना, हम 4 दीवारी बना सके, बाउंड्री वाल बना करके सड़क दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। उद्योग की स्थापना में उद्योगपति को ही रुचि लेना पड़ती है, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। और हम तो अब नए उद्योग की कल्पना कर रहे हैं। कैसा नया उद्योग? लहसुन एक उत्पाद एक जिले में मंदसौर में आया है ब्रजेश जी, आप कल्पना नहीं करेंगे, 10 गांव में हमारे मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में, जिले में तो सैकड़ों गांव में हमारी महिलाओं ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से लहसुन के बाय प्रोडक्ट
बनाना शुरू किए हैं। अचार लहसुन के बन रहे हैं, पाउडर लहसुन का बन रहे हैं, चिप्स लहसुन का बन रहे हैं, और उसमें शासन की जो स्वयं सहायता समूह को जो रिलीफ दी जाती, जो सहायता दी जाती, वो प्राप्त कर रहे हैं। मंदसौर में एक इंडस्ट्रीज और बड़ी है पूरे मंदसौर जिले में, वो है विंड पावर की, सोलर पावर की। उसके कारण से जिस प्रकार से लोगों को रोजगार मिला, जेसीबी वाले की जेसीबी चली, डंपर वालों के डंपर चले, स्थापित होने के बाद, टावर स्थापित होने के बाद चौकीदार बढ़ा है, बंदूक वाला बढ़ा है, बंदूक लेकर के चौकीदारी करने वाला बढ़ा है, मैनेजर बढ़े हैं, फील्ड में चलने वाली गाड़ियां चली है। तो ऐसे अनेक लोगों को हमने इसमें लाभान्वित किया, जो दिखता नहीं है लेकिन वो हकीकत में है। तीसरा, मंदसौर नीमच का जो 4 लेन सड़क मार्ग है, नया गांव से लेकर के लेबर तक का 260 किलोमीटर, ये हमने बीओटी में दिया। तो बीओटी में दिया तो ब्रजेश जी कितना रोजगार बढ़ा है, हर टोल बूथ पर लोगों को रोजगार मिला। लड़कियां बिटियां बैठ करके और कंप्यूटर पर बैठ करके और टोल वसूल करती है। हम किसी बैंक में को मदद करते हैं, अस्पताल अगर आता है, प्राइवेट अस्पताल अगर आता है, शासन मदद नहीं करता है क्या? उनको स्थापित करने के लिए हम लाइसेंस देते हैं, उस पर रोजगार बढ़ता है। 60 से लेकर के 100 150 लोगों को निजी चिकित्सालयों में रोजगार मिल रहे हैं ब्रजेश जी। वो उसमें हमारा योगदान है, सरकार का योगदान है, क्योंकि सरकार उनको सुविधाएं देती है, उनको अनुमतियां प्रदत्त करती है। बेरोजगारी से रोजगार को लाने में परिभाषा कुछ व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। जैसे डी मार्ट अभी आया है, तो डी मार्ट स्थापित हुआ है तो सरकार ने लाइसेंस दिया है, उसको अनुमति प्रदत्त करी है, 60-70-100 लोग रोजगार से लगे हैं। दलोदा में पान स्टील वालों को हमने एमओयू कराया था इंदौर में, मिस्टर प्रदीप कीमती जी का और आदरणीय श्री जैन साहब का, वो रन कर रही है बहुत अच्छे से। वहाँ पर लोग आते हैं तो आसपास के होटलों में रोजगार बढ़ गया है, ट्रक आता है, क्लीनर आता है, हेममाल चढ़ाई करते हैं, माल को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, डाउनलोड करते, तो इससे रोजगार तो दिखता है, रोजगार तो बढ़ा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा, 118 गांव आपकी विधानसभा क्षेत्र में हैं। क्या इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये सभी ग्रामीणों को मिल रही है, या अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां ये सुविधाएं पहुंचना बाकी है? 4 सड़कें रह गई ब्रजेश जी, जो मैपिंग में थी मेरी मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। बाकी 100% सड़कें। एजुकेशन में हमने पूरा पढ़ लिया, 9th 10th की जहाँ आवश्यकता थी 9th 10th कर दिया। जहाँ कॉलेज खुलना था, दलोदा जैसी नगर ग्राम पंचायत में कॉलेज खोल दिया। सीएम राइस सभाखेड़ा जैसे स्कूल में लेकर के आ गए। अस्पतालों के मामले में जो हेल्थ सेंटर होते हैं, पीएससी होती है, वो हमने खोल दिए। ज्ञानपुरा की एक सड़क रह गई जो 2010 में बनी थी, उस पर डामर करना शेष रह गया था, क्योंकि योजना थोड़ी सी चेंज हो गई थी, वो प्रधानमंत्री सड़क निधि में नहीं आ पा रही थी। एक रसूलपुर है, एक बरखेड़ी है, ऐसे गिनी चुनी 4 सड़कें रह गई ब्रजेश जी। बाकी मैंने शिवना नदी में जितने स्टॉप डैम बन सकते थे, फिर चाहे वो भावगढ़ के हरचंदी का हो, चाहे वो मऊखेड़ी का हो, चाहे वो पीपलखेड़ी का हो, चाहे वो चांगली का हो, सब बना करके वाइंड अप कर दिए। सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, यहाँ तक कि ओवरब्रिज के क्षेत्र में शिवना नदी पर अचेरा का वो बड़ा एक पुल बनाया है, जिसके बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कहते थे कि इस जन्म में नहीं बनेगा, लेकिन हमने इसी जन्म में बना दिया। 9 करोड़ रुपए की लागत का हमने अचेरा में बड़ा पुल बना दिया। कोशिश करते हैं, काम अभी और है, बाकी हैं, जनता के आशीर्वाद से हम ही पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप थे श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और लगातार चौथा चुनाव आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। आपने चुनावी अभियान में व्यस्तता के दौर में समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।